मोदी जी का देखिए कहना है, कह रहे हैं कि जिसका कोई नहीं है उसका मोदी है। हाँ। तो कैसे कह रहे हैं कोई काम बिल्कुल, नहीं? इस मामले में कोई सानी नहीं है कि जिसका कोई नहीं है उसका मोदी है। जब प्रज्वल रेवन्ना जो है 2800-2900 महिलाओं के साथ यौन शोषण का आरोपी, जब उसके साथ कोई नहीं खड़ा होता तो मोदी जी उसके कंधे पे हाथ रख के खड़े होते हैं। सही बात है, जिसका कोई नहीं उसका मोदी जी है। जब आपका कुलदीप सेंगर बलात्कारी खड़ा होता है तो उसके पीछे कोई नहीं खड़ा होता तो मोदी जी की पार्टी खड़ी होती है, मोदी जी की IT सेल की टीम खड़ी होती है। वास्तव में जिसका कोई नहीं उसका मोदी जी है। चिन्मयानंद, जिसका बलात्कार के आरोप थे, यूपी सरकार ने चिन्मयानंद के ऊपर आरोप ही वापस ले लिए। गृह मंत्री रह चुके चिन्मयानंद, उसके बाद उनका जिसका कोई नहीं उसका मोदी जी, बलात्कारियों का मोदी जी, बलात्कारी को सपोर्ट में मोदी जी, कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई उनके पीछे नहीं खड़ा होगा तो मोदी जी सर खड़े मिलेंगे आपको हर भ्रष्टाचारी के पीछे। जब एनसीपी के अजीत पवार भ्रष्टाचारी थे, जब उन्होंने 70,000 करोड़ के घोटाले का आरोप था उनके ऊपर, तब उनके पीछे कोई नहीं खड़ा था, लेकिन उन्होंने मोदी जी ने उनको सहायता दी और उसके बाद उनके पीछे खड़े हुए, उनके कंधे पे अपना हाथ रखा। अजीत पवार मेरी पार्टी में आ जाओ, जिसका कोई नहीं मैं तुम्हारा हूँ। 70,000 करोड़ का घोटाले का आरोप खत्म। उनकी वाइफ के ऊपर 25,000 करोड़ के घोटाले का आरोप था, खत्म। शुभेंदु अधिकारी जब तक टीएमसी में था उसके ऊपर घोटाले का आरोप थे, उसके पीछे कोई नहीं खड़ा हुआ था। ममता बनर्जी खड़ी हुई थी, लेकिन उन्होंने कहा शुभेंदु मेरी पार्टी में आ जाओ, मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हूँ, तुम्हारा कोई बाल बाका नहीं कर सकता। आज ईडी, IT, CBI शुभेंदु अधिकारी को देख के रास्ता बदल देती है, जैसे बिल्ली रास्ता काट के दूसरी तरफ चली जाती है। हेमंत बिस्वा शर्मा घोटाले का आरोपी, शारदा चिटफंड घोटाले का आरोपी, 2015 तक कांग्रेस में था, उसके पीछे कोई नहीं खड़ा था, कांग्रेस ही नहीं खड़े थे, लेकिन मोदी जी ने उसको अपनी पार्टी में शामिल करके उसे बर्दाश्त दिया। मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हूँ, चिंता मत करो। आज 2015 से 2024 आ गया, खत्म होने वाला, लगभग 25 आ जाएगा, 10 साल लगभग होने जा रहे हैं। आज हेमंत बिस्वा शर्मा के ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता। क्यों? क्योंकि मोदी जी का साथ है, मोदी जी उसके पीछे खड़े हैं। तो सही बात है कि जिसका कोई नहीं उसके मोदी जी हैं। आप भ्रष्टाचार करो, मोदी जी आपको बचाएंगे। आप बलात्कार करो, यौन शोषण करो, मोदी जी आपको बचाएंगे। आप जितने मर्जी जी भर के घोटाले करो, मोदी जी आपको बचाएंगे। द्वारका एक्सप्रेस वे का घोटाला, 18 करोड़ रुपए पर किलोमीटर का टेंडर पास हुआ था। 250 करोड़ रुपए पर किलोमीटर वो द्वारका एक्सप्रेस वे बनाया गया। घोटाले की परतें खुली गई, CAG के अधिकारियों ने घोटाला खोला, CAG के अधिकारियों को ट्रांसफर कर दिया गया और वो घोटाला वहीं दबा दिया गया। मोदी जी उनके पीछे खड़े हैं, जिसका कोई नहीं उसके मोदी जी। आयुष्मान घोटाला हुआ, एक ही नंबर पे हजारों लोगों का रजिस्ट्रेशन कर दिया गया। 7.5 लाख करोड़ का घोटाला पकड़ा गया। CAG उसने इसकी रिपोर्ट को उजागर करा। CAG का घोटाला उजागर करते ही CAG के जो 7 अधिकारी थे उनका ट्रांसफर कर दिया गया, घोटाला खड्डे बस्ते में। उसके बाद कोई नहीं है, जो आप घोटाला करी जाओ मैं तुम्हारे पीछे हूँ, जिसका कोई नहीं उसका मोदी जी। घोटालेबाजों के मोदी जी, बलात्कारियों के मोदी जी, यौन शोषण के अपराधियों के मोदी जी, भ्रष्टाचारियों के मोदी जी। कोई दिक्कत नहीं है जी, वास्तव में मैं मानता हूँ मोदी जी का कोई सानी नहीं है, कोई उनका तोड़ नहीं है। तो क्या कुल मिला के सभी भ्रष्टाचार और घोटाले के पीछे रहते हैं मोदी जी? जाहिर सी बात है, सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का आप उदाहरण देखिए। कोरोना आते ही PM केयर फंड बनाया गया था, जनता के लिए बनाया गया था, जनता से पैसे लिए गए, जनता के लिए खर्च करने चाहिए थे। आज तक उस PM केयर फंड की कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता, 2 लोगों के अलावा, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के अलावा तीसरे बंदे को किसी को पता नहीं है। RTI में जवाब नहीं मिल सकता आपको, उसकी आंकड़े सार्वजनिक नहीं करे जाते कि कितना पैसा आया, कितना पैसा गया, कितना हमने खर्च करा, कितना हमने लोगों को दिया, कितना हमने बांटा। हजारों करोड़ रुपए का चंदा आया, लाखों करोड़ रुपए का उसमें चंदा आया। लोगों ने अपनी हैसियत के हिसाब से 100, 200, 500 रुपए, जिसकी जितनी हैसियत थी सब लोगों ने चंदा दिया। लेकिन वो क्या वो घोटाला नहीं है जो आज तक उसको RTI के दायरे में नहीं रखा गया? कोई उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है, किसी भी तरह से उसका कोई अता पता नहीं है, तो ये घोटाला नहीं है। अच्छा, अब कांग्रेस के गठबंधन को घुसपैठिया गठबंधन बताया जा रहा है, मोदी जी की तरफ से बोला जा रहा है कि एक वोट में इस घुसपैठिया गठबंधन को हम निकाल फेंकेंगे। हाँ जी हाँ, घुसपैठिया गठबंधन। अपनी पार्टी में सारे घुसपैठिए इकट्ठे कर लो, फिर दूसरे को बोलो घुसपैठिया गठबंधन। मोदी जी की ये नीति बहुत कामयाब है। सब गलतियां खुद कर लो और दूसरे के ऊपर आरोप लगाना शुरू कर दो, दूसरा जो है ना वो सफाई देता रह जाएगा। इस मामले में हमारी कांग्रेस पिछड़ती है, वो आरोप नहीं लगाती, वो प्रत्यारोप नहीं लगाती, उनकी बातें सामने नहीं करती। कांग्रेस हमेशा डिफेंस मोड में रहती है और मोदी जी हमेशा अटैकिंग मोड में रहते हैं। झूठ फैलाया जाता है, जैसे बहराइच के आपने देखा कि झूठ फैलाया गया कि उसको 40 गोलियां मारी गई, उसके नाखून नोच लिए गए, खींच लिए गए, उसके आंखों में पेचकस घोंपा गया। लगातार 4-5 दिन तक खूब झूठ फैलाया गया, खूब झूठ फैलाया गया। तमाम बीजेपी वालों ने, बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं ने खूब झूठ फैलाया। जब उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई, जब उसकी जो है बहराइच पुलिस की रिपोर्ट सामने आई, उन्होंने कहा कि इस तरह से कुछ नहीं हुआ, इसको एक गोली लगी है जिसके 40 छर्रे इसके शरीर में घुसे। लेकिन तब तक लोगों के, आम लोगों के दिमाग में तो घुस गया था ना कि आया है कितनी बेदर्दी से मारा राम गोपाल मिश्रा को, कितनी बुरी तरीके से मारा। तो इनका सिस्टम ही होता है, झूठ फैला दो, 4-5 दिन तक वो झूठ फैलता रहेगा। छठे दिन हमारी पार्टियां जो थी, विपक्षी पार्टियां, उसको सफाई में उतरती हैं, तब तक वो झूठ लोगों के जेहन में घुस चुका होता है। तो वही सेम सिस्टम है मोदी जी अपनाते हैं। झूठ फैला दिया, अब इसको काउंटर करने लग जाएंगी पार्टियां, इतने होने हैं झूठ लेके आ जाएंगे। हमेशा अटैकिंग मोड में रहती है, झूठ फैलाने के मोड में रहती है। और मोदी जी का तो खुद का कहना, झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो। अगर आप जोर जोर से झूठ बोलोगे, मिलके झूठ बोलोगे, तो जो झूठ है 100 बार भी झूठ बोलोगे तो वो सच्ची साबित हो जाएगा। कैसे?
नेतागिरी पॉलिटिक्स गरीब के लिए है जो है, ठीक है, जो भी है गरीब के लिए है। अच्छा मोदी जी का भी कहना है कि बांग्लादेश के जितने भी घुसपैठिए हैं कांग्रेस जानबूझ के चाहती है कि वो यहीं रहे जिससे उनको वोट मिलता रहे कांग्रेस को। पश्चिम बंगाल का जो सीमा और जो बाकी असम की अगरतला की सीमा जो है वहाँ से बांग्लादेश से लगती है, जो भी सीमा है उनकी सीमाओं की जिम्मेदारी का कांग्रेस की है, कांग्रेस की है। बीएसएफ की जिम्मेदारी होती है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। ऑल ओवर इंडिया के जितने भी बॉर्डर है उनकी जिम्मेदारी बीएसएफ के ऊपर है, सिर्फ तिब्बत को छोड़ के। वहाँ आईटीबीपी काम करती है, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस, वो काम करती है तिब्बत की बॉर्डर पे। बाकी सारे ऑल ओवर बॉर्डर की जो है जिम्मेदारी बीएसएफ के अंडर पे। बीएसएफ जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है। तो जिम्मेदारी किसकी हुई? घुसपैठ रोकने की। कांग्रेस की जिम्मेदारी हुई कि आपकी केंद्र सरकार की जिम्मेदारी हुई? गृह मंत्री की जिम्मेदारी है कि कांग्रेस की जिम्मेदारी है? किसकी जिम्मेदारी है? प्रधानमंत्री कौन है? कांग्रेस का है या बीजेपी का है? फिर आप 10 साल से सत्ता में बैठे हो, आप कहते हो देश सुरक्षित हाथों में, और आप बॉर्डर की सिक्योरिटी नहीं कर पा रहे हो, फिर कहते हो देश सुरक्षित हाथों में। सबसे बड़ा घुसपैठ का उदाहरण आपका है शेख हसीना। घुसपैठ करके तो घुसी भारत में, कैसे घुसी? आप उसे रोक नहीं पाए। बाकायदा उसका प्लेन यहाँ लैंड हुआ है, उसमें गाजियाबाद में हिंडन एयरपोर्ट पे लैंड हुआ। अब उसे आज वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, उसे बढ़िया जगह पे ठहराया जा रहा है, उसके खाने पीने का प्रबंध करा जा रहा है, उसके साथ में सारी सिक्योरिटी फोर्स चल रही है, सारे उसके खर्चे उठाए जा रहे हैं। वो बांग्लादेशी तो है। घुसपैठी किसने कराई? घुसपैठ किसने कराई? और वही जो जिम्मेदार है बांग्लादेश में हिंदुओं की दुर्दशा के लिए जो जिम्मेदार है शेख हसीना, उसी को आप अपनी गोदी में बिठा के बैठे हो, दुलार रहे हो, और फिर कह रहे हो कि कांग्रेस जिम्मेदार है घुसपैठ के लिए। कितनी बढ़िया बात है। तो मैं बार बार वही कहता हूँ ना, ये तो आरोप लगाने के ऊपर लगा रहते हैं। इनको का ये डिफेंस करना कांग्रेस का काम है। कांग्रेस डिफेंस नहीं करती है बार बार। कांग्रेस अटैक क्यों नहीं करती? कांग्रेस को अटैक करना चाहिए, अटैकिंग मोड में आना चाहिए, तब ये लोग पीछे हटेंगे, वरना तो इनके झूठ फैलते फूलते रहेंगे लगातार। आप डिफेंस करते रह जाओगे और ये बार बार अटैक करते रह जाएंगे। पर विपक्ष का भी यही कहना, उन्होंने सवाल उठाया कि अगर मोदी जी को पता है कि घुसपैठ है तो फिर सरकार क्या कर रही है, वो जाके सिर्फ भाषण क्यों दे रहे हैं? वही तो मैं बात कह रहा हूँ कि फिर सरकार क्या करे? सरकार क्या कर रही है? सरकार कर रही है हिंदुओं एक हो जाओ, मुसलमान तुम्हारी नहीं तो ये छीन लेंगे, तुम्हारी वो छीन लेंगे, तुम्हारी भैंस खोल लेंगे, तुम्हारी बकरी खोल लेंगे, मुसलमानों से तुम दुश्मनी पाल लो, मुसलमानों को देश में जीने का हक नहीं है और मुसलमानों को इनको देश से बाहर निकाल दो। सरकार ये कर रही है। सरकार ये नहीं देख रही है वो मुसलमान भी इसी देश के वासी हैं भाई, उनका भी योगदान है, जीडीपी में भी उनका योगदान है। अगर 140 करोड़ पूरे देश की जनसंख्या है तो 25 करोड़ मुसलमान भी हैं, 15 करोड़ बाकी धर्म के और 100 करोड़ अगर हिंदू हैं, तो 25 करोड़ को आप डिनाई नहीं कर सकते। लगभग अगर उनका जीडीपी में योगदान है तो 20 से 25% उनका भी योगदान बैठता है। कम नहीं कर सकते आप उनको, किसी भी किस्म से कम नहीं आ सकते। लेकिन वो सरकार यही करने में लगी है, नारे लगवाने के। सरकार के मंत्री बाकायदा खुल के नारे लगा रहे हैं। अगर एक मुसलमान तुम्हें कोई एक थप्पड़ मारे तो तुम बदले में उसके 100 थप्पड़ मारो। वो ये नहीं कह रहा कि अगर एक मुसलमान है एक इंडस्ट्री लगा रहा है तो बदले में तुम 4 इंडस्ट्री लगाओ ना। अगर एक मुसलमान 2 लोगों को रोजगार दे रहा है तो तुम बदले में 4 लोगों को रोजगार दो। वो ये नहीं कहेंगे कभी भी, उन्हें पता हमारा वोट बैंक बट जाएगा, और वोट बैंक बटने का चक्कर यही है उनका। उन्हें चाहिए कि हिंदुओं को अपने डर दिखा के। और कितनी मजे की बात है ये देखो, हमारे यहाँ भारत देश में 100 करोड़ हिंदू होने के बाद उन्हें डर दिखाया जाता है कि तुम खतरे में हो। इंडोनेशिया की आबादी 35 करोड़, उस 35 करोड़ में मात्र 2% हिंदू है। 2% का मतलब हुआ मात्र 7 लाख हिंदू। उन 7 लाख को कोई डर नहीं है इंडोनेशिया में, पूरी मुस्लिम कंट्री होने के बाद उन्हें बिल्कुल डर नहीं है वहाँ 7 लाख को। यहाँ 100 करोड़ को डर है और वो भी 25 करोड़ से। कितने मजे की बात है। यूए की टोटल आबादी 34 लाख, उस 34 लाख में 2,40,000 हिंदू वहाँ पे काम कर रहे हैं, लगभग 10%। आराम से काम कर रहे हैं, आराम से अपनी कमाई कर रहे हैं, आराम से अपने यहाँ पे पैसा भेज रहे हैं। उन्हें कोई डर नहीं मारा, वो आराम से पूरे यूए में घूमते फिरते काम करते हैं, सुबह शाम अपना काम धंधा पानी करते हैं, अपना पैसा कमाते हैं, उन्हें कोई डर नहीं मारा। लेकिन यहाँ 100 करोड़ डरे बैठे हैं। कितने डरपोक हो यार तुम, कितने डरपोक हो। अभी योगी जी ने वहाँ पे नया वो फार्मूला निकाला है कि महाकुंभ होने वाला आने वाले टाइम में, तो यहाँ मुसलमानों को दुकानें नहीं लगाने दी जाएंगी। तो भैया एक बात बताओ, अगर तुम कुआं का मेंढक बन के बैठे रहोगे तो एक तरफ तुम कहते हो कि हिंदू धर्म का प्रचार जो है ना पूरे देश विश्व में होना चाहिए, एक तरफ तुम अपनी देश में जो है दूसरे लोगों को काम नहीं करने दे रहे। बौद्ध धर्म का प्रचार हमारे भारत से शुरू किया, आज कितने देशों में फैला हुआ है। किस लिए फैला? क्योंकि जहाँ जहाँ बौद्ध देश गए वहाँ उन्होंने अपने धर्म का प्रचार करा। लेकिन तुम तो कुएं के मेंढक बन के यहीं के ये रहोगे, तुम किसी दूसरे को आने नहीं देना चाहते अपने धर्म में। अगर कोई तुम्हारे धर्म के बारे में जानना चाहता है उसको जानने नहीं देना चाहते। तुम्हारे धर्म में अगर वो दुकान लगाएगा, सुबह शाम देखेगा ना कि भाई किस तरह की आरती होती है, किस तरह की पूजा होती है, क्या पाठ होता है, कैसा होता है, लोगों की बातें होती हैं, हर तरह से हर किस्म से लोग जुड़ते हैं, तभी एक दूसरे की चीज़ों को जोड़ के। अभी दिवाली गई है हमारी, दिवाली में लगातार ये बम पटाखे खूब लोगों ने फोड़े। बनाने वाले कौन थे? मुस्लिम कम्युनिटी थी, हिंदू ने फोड़े और मुस्लिमों ने भी खूब चलाए। हमारे पड़ोस में मुस्लिम रहते हैं, खूब दबा के पटाखे चलाए सबने, आराम से दिवाली मनाई है। मिठाई के डब्बे हमारे घर भी आए, हमने भी उनके घर पहुँचाए। ईद पे भी आता है, जब उनकी मीठी ईद आती है तब सीधी सी बात है, कोई दिक्कत नहीं है उनको। लेकिन इनके तो फार्मूले ऐसे हैं कि नहीं भैया, सरकार ये कर रही है। सरकार बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को नहीं कह रही कि भाई तुम अपनी चौकसी करो, ध्यान दो, घुसपैठिए अंदर ना घुस पाए ना। सरकार ये कहेगी कि कोई मुसलमान ना घुस जाए, बस कोई मुसलमान को ना आने दे कुंभ में। सरकार की ये कहानी है। अच्छा, ये जो नारा चालू किया गया भाजपा की तरफ से, बटोगे तो कटोगे, उनका कहना है कि राष्ट्र हित में है, इसको 2 समुदायों में मत बांटो।
तो राष्ट्र हित में है, तो ये क्यों नहीं कहते समस्त देशवासियों एक हो जाओ, चीन के खिलाफ एक हो जाओ, पाकिस्तान के खिलाफ एक हो जाओ। कभी उनके मुंह से ये बात नहीं निकलती कि समस्त देशवासियों एक हो जाओ। वो क्या कहते हैं, बटोगे तो कटोगे, हिंदुओं एक हो जाओ। बाकी 40 करोड़ कहाँ जाएंगे भैया, उनको कहाँ भेजोगे? बाकी 40 करोड़ सिख भी हैं, मुसलमान भी है, जैन, ईसाई, धर्म, पारसी, बहुत सब है, तो वो कहाँ जाएंगे? कभी आपके उनके मुंह से सुना किसी भी नेता के कि समस्त देशवासियों एक हो जाओ? कभी नहीं सुना होगा उनके मुंह से। उनके मुंह से यही सुनोगे, बटोगे तो कटोगे, इसलिए हिंदुओं एक हो जाओ। हिंदू स्वाभिमान यात्रा, यार हिंदू तो वैसे ही स्वाभिमानी है, उसकी कौन सी स्वाभिमान की यात्रा निकाल रहे हो भाई? जगह जगह आप प्रचार कर रहे हो, जगह जगह आप हरकतें कर रहे हो, भड़काने वाले काम कर रहे हो। अभी अभी बहराइच का ताजा दंगा होकर निपटा है, राम गोपाल मिश्रा तो उनके बहकावे में आके अपनी जान गंवा बैठा। सेम वही कंडीशन अभी आपने भागलपुर में देखी, आपने कल परसों में भागलपुर में जुलूस निकल रहा था, एक वो लड़का फिर वही झंडा लेके मस्जिद पे चढ़ गया। अब फिर उधर से कोई दिक्कत होएगी, किसी को बुरा लगेगा, फिर मारपीट हो जाएगी, गाली गलौच हो जाएगी, कुछ हो जाएगा, किसी की जान से जाएगी। वो तो अपनी जान से गया, तुम्हारा क्या गया? जैसा क्यों नहीं जाता भाई? जैसा क्यों क्रिकेट बोर्ड का अध्यक्ष बना बैठा है? गिरिराज सिंह का खुद का बेटा क्यों नहीं जाता? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बेटा क्यों नहीं आता? वो तो पंकज सिंह नोएडा से विधायक बना बैठा है। वो कभी ऐसी धार्मिक जुलूसों में कभी आगे नहीं निकलेंगे झंडा लेके, वो आराम से घर में बैठ के भड़काते रहेंगे, तुम अपनी जान गंवाते रह जाओ। तो भैया देशवासियों एक हो जाओ, इसके खिलाफ एक हो जाओ, जो तुम्हें बांट रहे हैं उसके खिलाफ एक हो जाओ। बटोगे तो कटोगे, क्योंकि ये तुम्हें बांट रहे हैं, ये लगातार तुम्हें जातियों में बांट रहे हैं, उपजातियों में बांट रहे हैं, हिंदू मुस्लिम में बांट रहे हैं। इनकी बांटने की राजनीति तो 1925 से चली आ रही है, 2025 आ गया, इनकी विचारधारा में फर्क नहीं आया है किसी भी किस्म से। आप सोचोगे इनकी विचारधारा बदल गई होगी, आज भी वही गोडसेवादी हैं कि गांधी को मानने वाले नहीं है, गांधी को इन्हें मजबूरी में मानना पड़ता है। जब कहीं भी किसी भी देश में आते हैं तो वहाँ गोडसे की पूजा नहीं मिलती इनको, वहाँ गांधी की मूर्ति लगी मिलती है। 85 देशों में गांधी जी की मूर्ति लगी हुई है और 125 देशों में गांधी जी के नाम पे सड़कें और सभागार हैं, मानना उन्हें ही पड़ता है अल्टीमेटली। तो ये लोग तो विभाजनकारी हैं और ये विभाजनकारी ही रहेंगे, इनकी सोच ही शुरू से विभाजनकारी है। अंग्रेजों के तलवे चाटने वाले लोग हैं, तो ये क्या काम करेंगे देश हित में? नहीं कर सकते ये लोग कभी भी। अच्छा, यूपी के उपचुनाव की तारीखों में भी काफी बदलाव किया गया है, तो क्या कहना है? विपक्ष कह रहा है कि एक सोची समझी साजिश है, राजनीति है। बिल्कुल है। जब आप इलेक्शन कमीशन, एक तरफ तो बहुत ज़्यादा सक्रिय इलेक्शन कमीशन जी, और आपने डेट की घोषणा कर दी, दूसरी तरफ आप वन नेशन वन इलेक्शन लेके आ रहे हो कि हम पूरे देश में एक ही चुनाव कराएंगे, पूरे देश में एक ही। अब आप पूरे देश का एक चुनाव तो छोड़ो, 9 सीट मात्र जिसमें उपचुनाव हो रहे हैं उनको तो भी एक टाइम पे नहीं करा पा रहे। 13 तारीख डिक्लेयर करके उसको एक्सटेंड करके 20 कर दिया। इससे पहले जम्मू कश्मीर के चुनाव थे, 90 सीटों के चुनाव थे, उनको आपने 2 चरणों में करवाया। क्या आपकी हालत हुई पड़ी है? और वैसे आप वकालत करते हो वन नेशन वन इलेक्शन की। आपसे 9 सीटों के चुनाव तो हो ही नहीं जा रहे। मिल्कीपुर को अभी तक भी डिक्लेयर नहीं करा है। उसका आपने जो बोल रखा है कि ये लोग कानूनी पेच फंसा हुआ है, मान लेते हैं जी कानूनी पेच फंसा हुआ है, कोई बात नहीं, लेकिन बाकी 9 सीटों पे क्या दिक्कत है? अब उसमें भी जब इन्हें दिख रहा है कि हालत खराब हो गई है, हम हारते हुए ही नजर आ रहे हैं, कहीं भी हमारे को कुछ नहीं मिल रहा, सभाओं में भीड़ खत्म है, सब कुछ खत्म है, तो अब मैनेजमेंट होगा। अब इन्हें दिखेगा कि वोट नहीं मिल रहा, तो अभी मैनेजमेंट करेंगे जैसे इन्होंने हरियाणा में करा। अब फिर से ये कहानी मिल के सामने आएगी कि पता चलेगा जब काउंटिंग होगी 90% ईवीएम चार्ज मिल रही है, 100% ईवीएम चार्ज मिल रही है, 99% ईवीएम चार्ज मिल रही है, तो शायद अब ये उसकी सेटिंग में लगेंगे। अल्टीमेटली तो हार तो इनको है ही है नसीब में इनके बीजेपी वालों के, लेकिन अभी उसी की सेटिंग में लगने की वजह से एक हफ्ता उन्होंने आगे बढ़ा दिया चुनाव, लेकिन उससे होना कुछ नहीं है। अगर निष्पक्ष तरीके से चुनाव हो गए तो 9 की 9 सीटें इनके हाथ में नहीं आने वाली बीजेपी की से। मुश्किल से अगर कोई आगे तो 1 सीट, अगर कोई आगे तो आगे, अदरवाइज तो मुझे उसकी भी उम्मीद नहीं लगती। हारे पड़े हैं, हालत पतली है, इसी वजह से बार बार चुनाव आगे खिसकवा रहे हैं। हाँ, तो मतलब हार के डर का नतीजा है। हार के डर का नतीजा है, वो तो साफ दिख रहा है, हार का डर साफ दिख रहा है। आप महाराष्ट्र की आप चुनावों के देख लो, मायन का हालत पतली हुई पड़ी है, मायने कुछ नजर नहीं आ रहा। लेकिन अब लास्ट एंड फाइनल में फिर से वही अपील करता हूँ भाई, जितने भी स्ट्रांग रूम में सब पे नजर रखना, ईवीएम पे नजर रखना, जो ईवीएम गई है सील होके वही ईवीएम खुल रही है नहीं खुल रही है, इस चीज़ का ध्यान देना। सील वही है, सिग्नेचर वही है नहीं वही है, सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, अदरवाइज हरियाणा की तरह फिर से तंत्र जीत जाएगा और लोग फिर हार जाएगा।